रैंडी ऑर्टन का स्टेफनी मैकमैन को किस करना अजीब था, तो विंस मैकमैन का अपनी टुई किस करवाना और भी ज्यादा अजीब था। आइए आज देखते हैं ऐसे ही टॉप 10 मोमेंट्स जहां पे WWE चली गई थोड़ा ज्यादा ही ओवर द एज और कर दिया था इन मोमेंट्स ने फैंस को भी अनकंफर्टेबल। नंबर 10, एज ऑन द माइक। दोस्तों WWE में प्रोमोस तो काफी दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रोमोस बहुत ज्यादा ही पर्सनल हो जाते हैं। जैसे एक बार क्रिस जेरिको स्टेफनी मैकमैन को बोल देते हैं, स्टेफनी मैकमैन को वो सबका एक्सपर्ट बोलते हैं। But looking at you standing in that ring right now, I'd say you're the expert when it comes to getting the job done. साथ ही स्टेफनी मैकमैन के बूब्स को भी कंपेयर करते हैं और बोलते हैं, Let the boobies hit the floor. वहीं चलो ये तो जेरिको थे, लेकिन अगर आपका खुद का पति आपके बारे में ये बोले तो Even a 747 looks small when you're flying it into the Grand Canyon. What in the world? अब इसको हिंदी में समझाऊं तो अटल टनल के अंदर से अगर फॉर्च्यूनर भी निकल जाएगी तो छोटी ही लगेगी ना। राजा जी। वहीं दोस्तों ये तो था पर्सनली नॉटी हो जाना, लेकिन अगर लोग पर्सनली फैमिली पे जाएं तो और बुरा लगता है। जैसे रोमन रेंस कोडी की फैमिली पे चले जाते हैं। You just understand this. You're irrelevant, just like your dad. फिर जब सेथ रॉलिंस रिडल के साथ में एक प्रोमो दे रहे थे, तब वो रिडल की पर्सनल लाइफ को एक्सपोज कर देते हैं। जब रिडल सेथ रॉलिंस को बोलते हैं कि तेरे घर में असली मर्द तो बेकी है, इस लाइन के बाद में वहाँ पे प्रोमो खत्म हो जाता है। I'm gonna prove to you that there's only one man in your marriage, and that's Becky, bro. लेकिन फिर सेथ रॉलिंस इस लाइन का हिसाब वहीं पे करते हैं। वो रिडल के रिसेंट हुए डाइवोर्स के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि तेरे बच्चे तो तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते। ये चीज दोस्तों उस प्रोमो का पार्ट नहीं थी और रिडल को काफी हर्ट भी करती है। वहीं हर्ट तो रैंडी ऑर्टन का ये बोलना पूरे WWE यूनिवर्स का कर देता है। Let me tell you something, bro. Eddie ain't in heaven. Eddie's down there. In hell. मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। वहीं दोस्तों क्या आप लोगों को पता है डीन एम्ब्रोस के WWE छोड़ने का एक बड़ा रीजन और था। जब उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है जिसमें लिखा होता है रोमन रेंस को जो कैंसर हुआ है वो उनके कर्मों की सजा है, ये बोलने में डीन एम्ब्रोस काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल थे और फैंस भी इस लाइन को सुन के काफी। इसके ऊपर डीन एम्ब्रोस तब तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन इस मोमेंट के बाद उन्होंने मन बना लिया था WWE को जल्द छोड़ने का। नंबर 9, काला गोरा ऑन पीक। WWE में काला गोरा एंगल काफी बार चलाया जाता है ताकि अमेरिकन को इमोशनल किया जाए उनके हिस्ट्री को लाके, लेकिन दोस्तों वो चीज भी एक लेवल तक ही अच्छी लगती है। लेकिन रैंडी ऑर्टन बीइंग रैंडी ऑर्टन ओवर द एज जाना उनका काम ही है। जब उनको MVP के VIP लॉन्च शो पे बुलाया जाता है, बंदा कोफी, MVP और मार्क हेनरी तीनों को ही लो क्लास चोरो चक्का बोल देता है और बोलते हैं WWE खानदानी लोगों के लिए है, तुम लोग अपने हुड्स में जाओ और वहीं रहो गरीबों। ये गरीब। ये दोस्तों सीधा सीधा काला गोरा एंगल रैंडी ऑर्टन ने हिट किया था। वहीं दोस्तों एन वर्ड को WWE में बैन किया गया है क्योंकि उसका यूज करना एक डायरेक्ट इंसल्ट होती है काले लोगों की। लेकिन विंस बीइंग विंस, What's good in the hood? Just hold it down, trying to take care of business. Keep it up, I'm a nigga. बुकर टीबी वो चीज सुन के शॉक होते हैं कि ये क्या बोल के चला गया। वहीं काले गोरे एंगल से भी आगे एक बार WWE बढ़ जाती है जब वो DX के एक सेगमेंट में पाकिस्तानी एक्सेंट का बहुत मजाक उड़ाते हैं। Do you have a copy of the Pakistani magazine? God bless America. This man from Pakistan. और एक पंजाबी बंदे की पग का भी मजाक बनाते हैं जो कि थोड़ा ज्यादा ही डिसरिस्पेक्टफुल था। वहीं द रॉक की ये लाइन तो पक्का वर्ल्ड वॉर 3 करवा देती चाइना और अमेरिका का। Let the Rock tell you in Chinese. Uh-oh. Chinese? Ding bang ding dong, he's stone cold. Aye. साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। रॉक का बार बार चाइनीज लैंग्वेज को ऐसे मॉक करना थोड़ा ज्यादा ही था, लेकिन हंसी तो आपको भी आई ना। Ding bang ding dong, he's stone cold. Aye. नंबर 8, किकिंग अ बच्चा। वहीं दोस्तों WWE वाले एक बार अलग ही सेगमेंट लेके आते हैं जहाँ पे एक स्निट्स्की नाम का कैरेक्टर होता है जो लीटा का बच्चा लेके आ जाता है और उसको फुटबॉल की तरह उछाल के किक कर देता है। And I'll do to him whatever I want.
जनता भी वहाँ शॉक होती है कि गया बच्चा। वो तो बाद में पता चल जाता है कि वो बच्चा फेक था, लेकिन इस सेगमेंट को देखने में वहाँ की जनता तो काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी। नंबर 7, छोटों की बेइज्जती। दोस्तों WWE में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, जो जहाँ मिले उसको लपेटा जाता है, और ये चीज भी कभी कभी WWE में थोड़ी ज्यादा ही हो जाती है। जब एक बार बिग शो रे मिस्टीरियो को स्ट्रेचर समेत ही फेंक देते हैं, बंदा सीधा अपने सर पे लैंड करता है, और ये चीज वहाँ पे फैंस को देखने में काफी मुश्किल हो रही थी। वहीं एक बार विंस मैकमैन और JBL का वोर्नस्वागल को लपेटना भी काफी अनकंफर्टेबल था। जब विंस उनको बेल्ट ही बेल्ट मारते हैं, और JBL तो रियल में भी वैसे ही थे, उनको तो कमजोरों को मारने में अलग ही मजा आता था। वो उनको केज में दे के मारते हैं, जो थोड़ा ज्यादा ही था। वहीं अगर आपको ये सब ज्यादा लगा तो जैक गेविन को उन्हीं की मदर के सामने ब्रॉक लेसनर का रगड़ना और उनको एक सेगमेंट के अंदर सीढ़ियों से फेंक देना अलग ही लेवल की बदतमीजी थी भाई। नंबर 6, अल्ट्रा वल्गर। भाई WWE कभी कभी तो नॉटी होती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा वल्गर हो जाती है। मतलब किसी बंदे का नाम रख देना बिग डिक जॉनसन, कितना अजीब हो सकता है। वहीं विंस मैकमैन का किस माय पिछवाड़ा क्लब, भाई ये तो बहुत ही अजीब चीज थी। इवन विलियम रीगल, मिक फोली और शॉन माइकल ने तो लाइव टीवी में उनका पिछवाड़ा अपने मुंह में लिया था। जो चीज दिखाना यहाँ पे तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ब्लर करके ही दिखा सकता हूँ। हालांकि उसके बाद विंस मैकमैन को भी रिकीशी का पिछवाड़ा सुनाया जाता है समोअन पाथ के साथ। तभी सोचूं ये ऊसोस को पुश क्यों नहीं मिला। नंबर 5, क्रैशिंग द फ्यूनरल। वहीं चलो रिंग तक तो ठीक था, लेकिन किसी की मैयत में घुस जाना WWE का पार्ट कैसे बन सकता है? I mean, ये तो कभी फैंस ने सोचा ही नहीं था। जब बिग शो के डैड के फ्यूनरल में बिग बॉस मैन घुस जाते हैं, चौकी देखने में आपको हंसी क्यों आ रही है? किसी का बाप लेके जा रहा है हरामखोर। नंबर 4, पुअर बुकर टी वाइफ। दोस्तों जितना बुकर टी के साथ में WWE वालों ने इनजस्टिस किया है, उससे ज्यादा उनकी वाइफ का टीवी पे यूज किया है। आई मीन, जब बुकर टी और कर्ट एंगल की स्टोरी लाइन में बुकर टी की वाइफ शार्मेल का एक एंगल रखा जाता है, तब कर्ट एंगल को ऐसी लाइन बोलनी पड़ती है जो कि उनको खुद पसंद नहीं आ रही थी। I am completely obsessed with Charmel. इवन एक बार तो जॉन सीना को भी कुछ ऐसी लाइन दी गई थी। If I do this, I need one thing in return. Anything. I need one night with the queen. लेकिन जॉन सीना ने सेगमेंट के एंड में अपनी इज्जत बचा ली थी। You want one night with my queen? Okay, but just one night. You lost your mind. Your wife's out there. Keep it down. You're sick and You're trying to twisted. get me I was in never trouble. gonna. नंबर 3, बैड विद लेडीज। दोस्तों सिर्फ शार्मेल नहीं, टाइम टू टाइम लेडीज के साथ में बहुत अजीब सेगमेंट्स दिए हैं WWE ने। I mean, ये देखिए जब डेवॉन टोरी विल्सन के वहाँ घुस जाते हैं, दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। वहीं बैकी लिंच को ये रिक फ्लेयर बुड्ढा किस कर देता है। किस तो स्टेफनी मैकमैन को भी किसी ने किया था, वो भी उनके पति के सामने। Emotional damn. वहीं किस तक तो ठीक था, लेकिन विंस मैकमैन ने तो ऐसे सेगमेंट दिए हैं जहां ट्रिश स्ट्रैटस को गोबर में नहलाया गया है और उनको डॉग की तरह लिटरली बार्क भी करवाया है। Bark like a dog. Come on. Tell me you're sorry. और प्रो रेसलिंग में स्ट्रिप टीज चलना तो विंस मैकमैन की ही देन है। ये सेगमेंट्स भी जनता के लिए काफी अजीब थे देखने में, लेकिन इन सब सेगमेंट्स का भी बाप सेगमेंट था केटी विक का सेगमेंट, जिसमें एक स्टोरी लाइन ये थी कि केटी विक नाम की लड़की को केन मार देते हैं और उसके बाद उसकी डेड बॉडी के साथ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। I mean, ये देखना तो किसी भी ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, और ऐसे सेगमेंट्स के चक्कर में ही PG एरा को लाना पड़ा। नंबर 2, स्टोन कोल्ड गॉट इनटू गनशॉट्स। वहीं जोक्स मारना, ओवर द एज जाना, ये सब तो लोग फिर भी देख लेते, लेकिन WWE में एक ऐसा भी सेगमेंट हुआ था जिसके बाद में चैनल वाले भी WWE पे हाथ जोड़ने लगे कि भाई ये तो मत दिखाओ। जब एक राइवलरी स्टोन कोल्ड और ब्रायन पिलमैन की चल रही थी, उसमें स्टोन कोल्ड इन्वेट करते हैं ब्रायन के घर में। उस सेगमेंट में दोस्तों WWE में गन दिखा दी जाती है, और ये चीज प्रो रेसलिंग से कुछ ज्यादा आगे ही चली गई थी, और उस टाइम पे लोगों को स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड का मतलब भी नहीं पता था। उस वजह से जो भी चल रहा था सबको वो रियली लग रहा था, और रियलिटी में किसी को गन दिखाना चैनल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। सोचिए किसी के बच्चे रेसलिंग देखने आए और वहाँ पे उनको ये क्रिमिनल एक्टिविटीज दिखाई जा रही हूँ। इस चीज के खिलाफ फैंस और चैनल ने काफी आवाज भी उठाई थी उस टाइम। नंबर 1, लाइव एक्स वीडियो। वहीं चैनल गन शॉट अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो WWE ने कहा ठीक है कोई नहीं, हम लाइव सेक्स करवा देंगे, और ये सेगमेंट भी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था फैंस के लिए। I mean, 15 साल का बच्चा अपने माँ बाप के सामने ये सब देख रहा हो, और फिर वो यही सोच रहा होगा कि मम्मी पहले मुझे मारेगी या पापा। और जो बच्चे लाइव देखने के होंगे उनके पेरेंट्स बोल रहे होंगे बच्चे ने तो रेसलिंग शो की बात की थी, ये तो 18+ का ओपेरा हाउस निकला।
और दोस्तों रियलिटी तो ये है कि लीटा जिन्होंने ये सेगमेंट किया था उनको भी काफी ज्यादा प्रेशराइज किया गया था कि उनको जॉब से निकाल देंगे अगर उन्होंने ये सेगमेंट नहीं किया तो। नो डाउट ये मूवमेंट उस टाइम पे बहुत वायरल हुआ था, लेकिन सबने इसको अकेले ही देखना प्रेफर किया था। तो दोस्तों ये थे कुछ मोमेंट्स जो WWE में बहुत अजीब थे। अब इस वीडियो का कितना पार्ट रहता है, कितना बाद में कट जाता है, मुझे भी नहीं पता। मैंने तो वीडियो को बहुत ज्यादा सेंसर्ड रखा है, लेकिन YouTube का नहीं पता वो कहां से क्या काट दे। तो वो हो उससे पहले ये वीडियो आप देख के खत्म करो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।